हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 7th क्लास हिस्ट्री चैप्टर नंबर 10 18th सेंचुरी पॉलिटिकल फॉर्मेशंस, इसके क्वेश्चन आंसर। तो चलो करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। पहला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। इसमें हमने डायरेक्ट आंसर ले लिया है। पहला है सूबेदार। सूबेदार होता है एक प्रोविंशियल गवर्नर, मतलब किसी एक प्रोविंस का गवर्नर। दूसरा है फौजदार। फौजदार होता है ए मुगल मिलिट्री कमांडर, एक मुगल समय में मिलिट्री का कमांडर हुआ करता था। इजारदार। इजारदार होता है एक रेवेन्यू फार्मर। रेवेन्यू फार्मर क्या होता है? एक किसान जो रेवेन्यू इकट्ठा करता है। मिसल। मिसल है ए बैंड ऑफ सिख वॉरियर्स। सिख वॉरियर्स जो है, लड़ाके जो है, योद्धा जो है, उनका एक समूह है। चौथ, टैक्स लेविड बाय द मराठाज। चौथ का मतलब है मराठा लोगों के द्वारा जो टैक्स लगाया गया है उसे चौथ कहा जाता है। कुनबिस, मराठा पीजेंट वॉरियर्स। कुनबिस का मतलब है मराठा लोगों के समय उनकी जो सेना के आधार स्तंभ थे उनमें से एक है पीजेंट, किसान जो वॉरियर्स थे उनको कुनबिस कहा जाता था। उमरा। उमरा जो है वो है ए हाई नोबल। मुगलों के समय में उनके जो नोबल्स हुआ करते थे उनको उमरा कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 2 है फिल इन द ब्लैंक्स। औरंगजेब फोर्ट ए प्रोट्रैक्टेड वार इन। औरंगजेब ने लंबे समय के लिए एक वार किया। कहाँ पे? डेक्कन में। मतलब इंडिया का जो सदर्न एरिया है जिसे डेक्कन कहा जाता है, उससे औरंगजेब की लंबे समय तक लड़ाई चली। उमरा एंड जागीरदार कंस्टिट्यूट पावरफुल सेक्शंस ऑफ द मुगल। उमरा और जागीरदार जो है वो मुगल लोगों की किस भाग के पावरफुल सेक्शंस के हिस्से थे? तो वो थे मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के, यानी मुगल प्रशासन के। थर्ड है असफ जहां फाउंडेड द हैदराबाद स्टेट इन। असफ जहां ने हैदराबाद स्टेट को स्थापना की थी 1724 में। द फाउंडर ऑफ द अवध स्टेट वाज। अवध स्टेट के फाउंडर कौन थे? बुरहान उल मुल्क सादत खान। अगला क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स। नादिर शाह इन्वेडेड बंगाल। नादिर शाह ने बंगाल पे अटैक किया था, हमला किया था, लूटने का प्रयास किया था। फॉल्स है ये। सवाई राजा जय सिंह वाज द रूलर ऑफ इंदौर। सवाई राजा जय सिंह इंदौर के रूलर थे, ये भी फॉल्स है। गुरु गोविंद सिंह वाज द 10th गुरु ऑफ सिख। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10th गुरु थे, ये ट्रू है। पुना बिकेम द कैपिटल ऑफ द मराठास इन द 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी में पुना जो है मराठों की कैपिटल था, ये ट्रू है। अगला क्वेश्चन है व्हाट वर द ऑफिसेस हेल्ड बाय सादत खान। सादत खान के द्वारा जो ऑफिस चलाए गए थे वो कौन से थे? ऑफिसेस हेल्ड बाय सादत खान वर सूबेदारी, फौजदारी एंड दीवानी। सादत खान के द्वारा चलाए गए जो ऑफिसेज हैं वो हैं सूबेदारी, फौजदारी और दीवानी। Why did the Nawab of Awadh and Bengal try to do away with the जागीरदारी सिस्टम? अवध और बंगाल के जो नवाब थे उन्होंने जागीरदारी सिस्टम को क्यों छोड़ दिया, उसे क्यों नहीं अपनाया? नवाब ऑफ अवध एंड बंगाल ट्राई टू डू अवे विद द जागीरदारी सिस्टम बिकॉज अवध और बंगाल के जो नवाब हैं उन्होंने जागीरदारी सिस्टम को क्यों छोड़ दिया? इसके पीछे के कारण है। पहला पॉइंट है दे वर सस्पिशियस ऑफ द सिस्टम दैट दे इनहेरिटेड। उनको ये जो सिस्टम जागीर में मिला था, हेरिटेंस में मिला था, उस पे उन्हें पूरा पूरा शक था, इसका मतलब विश्वास नहीं था। Their methods of tax collection were different. They hired revenue farmers to collect the taxes. उनका टैक्स कलेक्ट करने का जो तरीका था वो बिल्कुल अलग था। वो टैक्स को कलेक्ट करने के लिए रेवेन्यू फार्मर्स को हायर किया करते थे। दे यूज्ड प्रैक्टिस ऑफ इजारदारी रादर देन जागीरदारी। वो जागीरदारी के बजाय इजारदारी प्रैक्टिस को अपनाया करते थे। दे वांटेड टू एक्सपेंड एंड रिसीव लैंड एज सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन। वो अपने आप को एक्सपेंड यानी विस्तार करना चाहते थे और लोन के एवज में लैंड को प्राप्त करना चाहते थे। दे न्यू द लूप होल्स ऑफ द सिस्टम एंड दैट हाउ जागीरदार्स बिकम पावरफुल इफ नॉट चेक्ड इन टाइम। वो इस सिस्टम के लूप होल्स यानी कमजोर कड़ियों को जानते थे और इसी कारण से अगर जागीरदारों को चेक नहीं किया जाए तो वो उस समय बहुत पावरफुल बन जाते थे। हाउ वर द सिक्स ऑर्गेनाइज्ड इन द 18th सेंचुरी। सिख लोग जो है वो 18th सेंचुरी में किस प्रकार संगठित हुए? ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी द सिक्स गॉट ऑर्गेनाइज्ड इनटू ए पॉलिटिकल कम्युनिटी। 17th सेंचुरी में सिख लोग जो हैं एक पॉलिटिकल कम्युनिटी रूप में ऑर्गेनाइज हो गए। दिस लेड टू द रीजनल स्टेट बिल्डिंग इन पंजाब। इससे क्या हुआ, जो रीजनल स्टेट्स थे उन्होंने पंजाब बना लिया। Guru Gobind Singh fought many battles against the Rajput as well as Mughal rulers, both before and after the
इंस्टीट्यूशन ऑफ द खालसा इन 1699। गुरु गोविंद सिंह ने राजपूतों और मुगलों के खिलाफ बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी, जिनको 1699 में खालसा की स्थापना हुई। उससे पहले भी कुछ लड़ाइयां लड़ी और उसके बाद में भी कुछ लड़ाइयां उन्होंने लड़ी। After the death of Guru Gobind Singh in 1708, the Khalsa revolted against the Mughal authority under the leadership of Banda Bahadur and declared their sovereign rule. गुरु गोविंद सिंह की 1708 में डेथ हो गई और उनकी डेथ के बाद में खालसा समूह जो है उसने मुगल अथॉरिटी के खिलाफ विद्रोह कर दिया और उनके लीडर इस समय बंदा बहादुर थे और उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। बंदा बहादुर वाज कैप्चर्ड इन 1715 एंड एग्जीक्यूटेड इन 1716। बंदा बहादुर को 1715 में कैद कर लिया गया और 1716 में उन्हें फांसी पे चढ़ा दिया गया। In the 18th century, the Sikh organized themselves into a number of bands called jathas and later on misls. 18th century में सिख लोगों ने अपने आप को संगठित कर लिया कुछ समूहों में और इन समूहों को पहले जत्थाज कहा जाता था और बाद में इन्हें मिसल्स कहा जाता था। Their well-knit organization enabled them to put up successful resistance to the Mughal governors first and then to Ahmad Shah Abdali, who had seized the rich provinces of the Punjab and the सरकार ऑफ सिरहिंद फ्रॉम द मुगल्स। उनका बहुत अच्छी तरह से तैयार किया हुआ जो संगठन था उसी के कारण से वो विरोध कर पाए मुगल गवर्नर्स का और उसके बाद में अहमद शाह अब्दाली जिसने क्या किया पंजाब के रिच प्रोविंस पे अपना कब्जा कर लिया और इसी के साथ साथ में मुगलों से जो सरहिंद जो है वो भी छीन लिया था। Why did the Marathas want to expand beyond the Deccan? मराठा लोग जो है वो डेक्कन से बाहर भी अपने आप को क्यों फैलाना चाहते थे? मराठास वांटेड टू एक्सपेंड बियॉन्ड द डेक्कन बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। मराठाज इस कारण से अपने आप को डेक्कन से बाहर फैलाना चाहते थे। दे वांटेड टू क्लिप अवे द अथॉरिटी ऑफ द मुगल एम्पायर। वो मुगल एम्पायर की जो अथॉरिटी है उसको कमजोर करना चाहते थे। मराठा किंग वांटेड टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज द ओवरलॉर्ड ऑफ द एंटायर डेक्कन पेनिनसुला। वो पूरे डेक्कन पेनिनसुला के ओवरलॉर्ड या मालिक बनना चाहते थे। टू पजेस द राइट टू कलेक्ट चौथ एंड सरदेश मुखी इन द एंटायर रीजन। और इस पूरे इलाके में चौथ और सरदेश मुखी नाम के जो टैक्स इकट्ठे किए जाते थे उनके पूरे पूरे अधिकार वो अपने पास रखना चाहते थे। व्हाट वर द पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय असफ जहां टू स्ट्रेंथन हिज पोजीशन? असफ जहां ने अपनी पोजीशन को मजबूत करने के लिए कौन कौन सी पॉलिसी अपनाई थी? After being the actual ruler of the Deccan, Asaf Jahan began to adopt some policies in order to strengthen his position. डेक्कन का वास्तविक रूलर बनने के बाद में असफ जहां ने कुछ ऐसी पॉलिसीज अपनाई ताकि वो अपनी पोजीशन को ताकतवर बना सके और ये पॉलिसीज थी He brought skilled soldiers and administrators from North India who welcomed the new opportunities in the South. उसने skilled soldiers और administrators जो हैं जो कि नॉर्थ इंडिया से थे उन्हें साउथ इंडिया लेके आए और उनको ये अवसर अच्छा लगा। ही अपॉइंटेड मनसबदार्स एंड ग्रांटेड जागीर्स। उसने मनसबदार्स को अपॉइंट किया और उन्हें जागीर दे दी। ही रूल्ड इंडिपेंडेंटली विदाउट मुगल इंटरफेरेंस। और वह मुगलों के किसी भी दखलंदाजी के बिना राज किया करता था। द मुगल एम्परर मेयरली कंफर्म द डिसीजंस ऑलरेडी टेकन बाय असफ जहां। मुगल एम्परर जो कि उस समय कमजोर थे वो केवल उनके द्वारा असफ जहां के द्वारा लिए गए निर्णयों को कंफर्म किया करते थे। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस सब्जेक्ट के अन्य वीडियोस देखने के लिए और इसी के साथ साथ में इस क्लास के अन्य सब्जेक्ट को देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।